आप सभी का स्वागत है। नवजागरण प्रकाशन को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे दोबारा इस मंच पर आमंत्रित किया। आज हम किसी खास मकसद से इस मंच पर आए हैं। जी, जयप्रकाश करदम जी का हम जयप्रकाश करदम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज मैं डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी का इंतजार कर रही हूँ। जी, वो कनेक्ट होने वाले हैं। थोड़ी देर में हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। चले शुरुआत करते हैं फिर। माननीय डॉक्टर जयप्रकाश करदम महोदय को मेरे तरफ से भी और रविंद्रनाथ जी भी उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई दे रहे हैं। जयप्रकाश करदम सर को मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। रविंद्रनाथ जी भी डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दे रहे हैं, मंगल कामनाएं दे रहे हैं। जयप्रकाश करदम जी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी है। जयप्रकाश करदम जी का जन्म 5 जुलाई 1958 को इंदरगढ़ी गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो इन्होंने एमए दर्शन शास्त्र, हिंदी साहित्य और इतिहास से किया है। इनका पीएचडी हिंदी साहित्य से है। चर्चित रचनाएं देखें तो कविता संग्रह, जी राम बंधु जी आपका भी स्वागत है। इनकी चर्चित रचनाएं देखें तो इनकी कविता संग्रह गूंगा नहीं था मैं, तिनका तिनका आग, कहानी संग्रह तलाश कहानी संग्रह है जिसमें 9 बार, कामरेड का घर, लाठी, पगड़ी, मजदूर खाता आदि चर्चित कहानियां हैं। द चमास का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। उपन्यास छप्पर, करुणा और शमशान का रहस्य, जिसमें कि छप्पर को समीक्षकों और आलोचकों के द्वारा हिंदी दलित साहित्य का पहला उपन्यास कहा गया है। राष्ट्रपति जी के द्वारा 2007 में पद्म भूषण मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया सन 2007 में। जयप्रकाश करदम जी दलित साहित्यकार के रूप में हमारे सामने हैं, किंतु यहाँ तक का सफ़र उनका आसान नहीं रहा। और किसी लेखक के या फिर किसी भी व्यक्ति के सफलता के बारे में और संघर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे प्रामाणिक तथ्य जो सामने आता है वो उन्हीं के द्वारा कही गई बातें। तो साक्ष्य के रूप में देखें तो वो जो स्वयं कहते हैं अपने बारे में, वही सबसे प्रामाणिक तथ्य माना जाएगा। दलित दस्तक के द्वारा उनका एक इंटरव्यू लिया गया था। उसमें कुछ उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में अपनी बातें कही थी। उन्हीं को देखिए, जानते हैं उनके बारे में कुछ। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। हालांकि वो किसी के परिचय की मोहताज तो नहीं है, फिर भी यहाँ कुछ बातों को, जी माफ़ कीजिएगा, बस्तियों से बाहर मैं बोलना भूल गई थी। जी, बस्तियों से बाहर उनकी तीसरी कविता संग्रह है। जी धन्यवाद, धन्यवाद रविंद्र जी। अगर दलित साहित्य के तरफ या फिर ये कहें कि लेखन की तरफ उनका झुकाव कैसे हुआ, उन्होंने जो कहा था उन्हीं के शब्दों को मैं यहाँ पे कहती हूँ। लेखन की ओर 1976 तब पिताजी की मृत्यु हुई थी। उस दौरान मेरे मन में भविष्य के प्रति आशंका, अनिश्चय और दुख का मिश्रण था। 1976 में ही गांव में परिवारों के बीच होने वाले बंटवारे की पृष्ठभूमि पर लिखी थी। यह बात से निकलने वाली एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पहली बार कुछ छपने को लेकर एक खुशी और आत्मविश्वास जागा कि मैं भी लिख सकता हूँ। मैं पढ़ता चला गया और मैं लिखता चला गया। अगर इस बात वो हालांकि दलित साहित्यकार के रूप में हमारे सामने हैं, उनसे जब ये पूछा गया कि दलित साहित्य आपने क्यों चुना, उस विषय में देखिए उनके क्या हैं। उनके कथन को देखते हैं हम। मैं दलित साहित्य लिखूंगा ऐसा सोचकर मैं लेखन में नहीं गया।
1977-79 में के बीच मैंने पत्रकारिता की। उस दौरान मैंने तमाम विषयों पर लिखा, लेकिन बाद में मैं सामाजिक विषयों पर केंद्रित हो गया। इसी बीच 1980 में भारतीय दलित साहित्य अकादमी में उन्होंने हिस्सा लिया और इसी दौरान 1983 में उनकी एक किताब आई, वर्तमान दलित आंदोलन। उसके बाद दलित साहित्य की दिशा में आगे बढ़ने लगा। अपने संघर्ष के बारे में बताते हुए जयप्रकाश करदम जी कहते हैं, दिक्कतें तो बहुत थीं। मेरे पिताजी तांगा चलाते थे। जब वो बीमार रहने लगे तो स्कूल से आकर मैं भी तांगा चलाने लगा। उस दौर में ढेर सारे छोटे मोटे काम मुझे करने पड़ते थे। बहुत मुश्किल का दौर था। लंबी बीमारी के बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उस समय करदम जी 11वीं कक्षा में थे। पिताजी ने एक बड़ी बहन की शादी कर दी थी। बाकी के बचे 6 भाई बहनों में जयप्रकाश करदम जी सबसे बड़े थे। तब मेरे लिए पढ़ाई की बजाय फिर वे आगे कहते हैं, तब मेरे लिए पढ़ाई की बजाय परिवार को पालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं कॉलेज ना जाकर 5 रुपए पर मजदूरी करने लगा। मैं कॉलेज ना जाकर 5 रुपए पर मजदूरी करने जाता था। मजदूरी से वापस आकर रात को साथियों से पूछ कर पढ़ता था। अजीब वक्त था। लगता था कि मैं अंधेरे कुएं में हूँ, छटपटा रहा हूँ और बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा हूँ। करदम जी ऐसे संघर्षशील समय से कैसे बाहर निकले, उन्हें कहाँ से प्रेरणा मिली, आइए देखते हैं। इस बारे में आपका कहना है, उस दौर में एक अच्छी बात भी हुई जिसने मेरे जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। एक बार मैंने लगातार 5 दिनों तक काम किया तो मुझे मजदूरी के लिए 30 रुपये मिले थे। जब मैं गाजियाबाद से अपने गांव मिसलगढ़ी जा रहा था तो रास्ते में रशियन किताबों का एक स्टॉल लगा था। वहां मुझे मैक्सिको गोर्की की आत्मकथा मिली। उस आत्मकथा को पढ़ने के बाद मुझे यह प्रेरणा मिली कि मैक्सिको गोर्की सिर्फ 3वीं तक पढ़ा था। उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे और वह फुटपाथों पर रह रहे थे। इसके बावजूद मुश्किल दौर से निकलकर वह विश्वविख्यात हो गया। तब मुझे लगा कि मेरी स्थिति उनसे काफ़ी बेहतर है और मैक्सिको गोर्की इतने मुश्किलों के बावजूद इतने बड़े लेखक बन सकते हैं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस किताब से मुझे प्रेरणा मिली। अब देखिए कि ऐसे कठिन दौर से निकलकर जयप्रकाश करदम बनने के सफर में आपका क्या कहना है। एक वक्त ऐसा था जब मेरे पास बीएससी में एडमिशन लेने के लिए भी 140 रुपये नहीं थे। इस वजह से मेरा 1 साल बर्बाद भी हो गया। लेकिन उसी दौरान सेल टैक्स गाजियाबाद में मेरी नौकरी लग गई। तब मैं दिन में नौकरी और रात में पढ़ाई करने लगा। मैंने दिमाग में एक बात बैठा ली कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सबके बराबर 24 घंटे हैं। कुछ दिनों बाद इलाहाबाद में विजया बैंक की नौकरी लगी। उसी दौरान आपने यह देखा कि वहाँ के बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप भी तैयारी करने लगे। जी आपके द्वारा दिए गए तथ्यों को मैं स्वीकार करती हूँ, किंतु यहाँ पर थोड़ा समय का अभाव है और बहुत सी बातें कहनी हैं, तो मैंने कुछ चर्चित चीज़ों को लिया है। हालांकि यह भी उपन्यास चर्चित है, किंतु यहाँ मैंने तथ्यों को थोड़ा कम रखा है। और वैसे आपके तथ्यों का स्वागत है। धन्यवाद रविंद्र जी। आगे देखते हैं। इलाहाबाद में नौकरी लगने के बाद वे पीसीएस के बच्चों से प्रभावित हुए और वे भी तैयारी करने लगे। इसी बीच यूपीएससी में सहायक निदेशक की वैकेंसी आई। उन्होंने उस परीक्षा को पास कर लिया और फिर वर्तमान में वे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा विभाग में
चयनित हैं और वे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक पद पे हैं। जी, साजन यादव जी का भी स्वागत है। अब देखते हैं कि जयप्रकाश करदम जी का जन्म गांव में हुआ था। उन्होंने घोर दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत किया है, किंतु उस समय देश का परिवेश क्या था, एक बार देश की परिवेश पे नजर डालते हैं। कहने को देश आजाद था, कानून की नजर में सब समान थे, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। न ही अस्पृश्यता खत्म हुई थी, न ही बेगार और अछूत जातियां डर डर कर जीने के लिए बाध्य थीं। अब आप लोग स्वयं विचार कर सकते हैं कि ऐसे कठिन परिवेश में, इस तरह के कठिन परिवेश में उन्हें किस तरह से जीवन व्यतीत करना पड़ा हो और वे किस तरह आज सफल हुए। उनके चरित्र में जो सहनशीलता, कर्मठता आएगी, वह कितना संघर्षशील रहे हैं और आज भी हैं, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। परंतु उन्होंने इस परिवेश के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। भले ही व्यक्ति के लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि वह संघर्ष के समय संघर्ष करने के लिए कौन से हथियार का चुनाव करता है, और हथियार का चुनाव वह अपनी बुद्धिमत्ता के साथ करता है। जयप्रकाश करदम जी बुद्धिमत्ता के द्वारा अपने संघर्ष के लिए हथियार के रूप में कलम का चुनाव करते हैं। और यही कारण है कि देखिए, कलम के महत्व को उन्होंने केंद्र में रखकर कलम नामक एक कविता भी लिखी है। आइए देखते हैं उनकी कुछ पंक्तियों को। कलम से काटे जाते हैं वेतन दिहाड़ी मजदूरों के, कलम से काटे जाते हैं वेतन दिहाड़ी मजदूरों के, कलम से फेल किए जाते हैं प्रैक्टिकल में अव्वल रहने वाले छात्र। अब देखिए, कलम की ताकत को दिखाते हुए करदम जी किन पंक्तियों को उद्घाटित करते हैं। कलम की ताकत को दिखाते हुए वे रेखांकित करते हुए वे लिखते हैं, कलम से लिखा जाता है इतिहास, कलम से लिखा जाता है इतिहास, महत्वहीन कर दिए जाते हैं असली नायक, महत्वहीन कर दिए जाते हैं असली नायक, बना दिया जाता है महानायक महत्वहीनों को। कलम से लिखा जाता है इतिहास, महत्वहीन कर दिए जाते हैं असली नायक, बना दिया जाता है महानायक महत्वहीनों को। कलम से लिखे जाते हैं धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ और महाकाव्य, पुख्ता कर दी जाती है गुलामी अंत्यजों की। साथ ही वह दलितों को कलम के महत्व को जानने के लिए प्रेरित करते हैं और उससे भी उन्हें भी इस कलम को ही हथियार बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए देखते हैं उनकी यह पंक्तियां उनके इन संदेश को हमारे तक पहुंचाती है। सीखना होगा दलितों को भी कलम का महत्व, सीखना होगा दलितों को भी कलम का महत्व, हथियार के रूप में उसका प्रयोग, क्योंकि कलम से लिखे जा सकते हैं परिवर्तन के गीत, ध्वस्त किए जा सकते हैं अन्याय के किले। जी फिर से सुनिएगा, सीखना होगा दलितों को भी कलम का महत्व, हथियार के रूप में उसका प्रयोग, क्योंकि कलम से लिखे जा सकते हैं परिवर्तन के गीत, ध्वस्त किए जा सकते हैं अन्याय के किले। आइए अब हम आगे देखते हैं कि आपकी कलम ने हमें समाज, धर्म, राजनीति आदि अनेक पक्षों पर किन किन विषयों से परिचित कराया है। आपके चरित्र में आपकी आशावादी भावना ने अब तक आपको संघर्ष में गतिशील रखा है। आपकी कविता मैं बनारस जाऊंगा, कविता में आपकी आशावादी भावना को हम देख सकते हैं। आपकी यही आशावादी भावना ही आपको दृढ़ता से समाज का सामना करने की शक्ति देती है और आप किसी भी परिस्थिति के सामने नहीं दिखाई देते हैं। कविता का विषय है, बनारस में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है जहां वे आमंत्रित हैं और वे उस सेमिनार में जाना चाहते हैं, किंतु उनके मित्र उन्हें मना करते हैं। उनके मित्र क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी इस कविता में, जी सविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद।
हाँ, तो हम देखते हैं कि मैं बनारस जाऊंगा कविता में। जी धन्यवाद रविंद्र जी। क्या कहते हैं? तुम वहां मत जाओ, तुम वहां मत जाओ, ब्राह्मणवाद का गढ़ है, एक से बढ़कर एक सनातनी, कट्टर और क्रूर मिलेंगे, जाति भेद और छुआछूत में डूबे हुए, पानी को भी धो धो कर पीने वाले। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री और देश के उप प्रधानमंत्री होते हुए बाबू जगजीवन राम द्वारा अनावरण की गई संपूर्णानंद की मूर्ति को दूध और गंगा जल से धोकर शुद्ध किया था। जब इतने बड़े प्रभावशाली व्यक्ति को इन्होंने कुछ नहीं समझा, तो तुम किस खेत की मूली हो? तो उनके मित्र उस सेमिनार में उनको जाने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी जयप्रकाश जी वहाँ सेमिनार में उपस्थित होने से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, और ना ही उनके मित्र के ये कथन उनकी इच्छा शक्ति को धाराशायी कर पाती है। क्योंकि इनके सहन शक्ति की क्षमता कितनी प्रबल है, उनकी इन पंक्तियों से हम देख सकते हैं। क्या खतरा होगा मुझे, मैं बनारस जाऊंगा कविता की ही पंक्ति है, सुनिएगा। क्या खतरा होगा मुझे वहां, यही ना कि मेरी बातें कुछ लोगों को अप्रिय लगेंगी, वे मेरी उपेक्षा करेंगे, इसमें क्या नया होगा? सदियों से वे हमसे उपेक्षा का व्यवहार करते आ रहे हैं, यह उनकी सभ्यता है। मेरी भाषा उनको चुभेगी, वे मुझे गाली देंगे, इसमें भी कुछ नया नहीं होगा। सदियों से वे हमसे गाली की भाषा बोलते आ रहे हैं, यह उनकी संस्कृति है। मेरी कोई बात उनको ज्यादा ही अप्रिय या असह्य लगेगी तो वो मेरे साथ हिंसा का व्यवहार कर सकते हैं, यह भी कोई नई बात नहीं है। हमेशा से वे हमारे साथ हिंसा का व्यवहार करते आ रहे हैं। मेरे तर्क उनको दंश देंगे, तिल मिलाएंगे, वे मेरा अपमान करेंगे, यह कोई नई बात नहीं होगी। हजारों साल से वे मेरा अपमान करते आ रहे हैं। देखिए, कवि को पता है कि उस सेमिनार में उपस्थित होने पर उनके साथ इतना विद्वेषपूर्ण व्यवहार होने वाला है, फिर भी उनके मन में एक उम्मीद है, और उसी उम्मीद को लेकर वे बनारस के सेमिनार में शामिल होना चाहते हैं। आइए देखते हैं उनको किस तरह की उम्मीद है। वे अभी अपनी उम्मीदों को इन पंक्तियों में अभिव्यक्त करते हैं। संभव है कुछ घोर विरोधी लोग भी मेरे विचारों से प्रभावित और सहमत हों, समर्थक और मित्र बन जाएं। जीवन संभावनाओं से भरा है, संभावनाओं को सत्य बनाऊंगा, मैं बनारस जाऊंगा। इसी तरह की उम्मीद की अभिव्यक्ति उनकी एक दूसरी कविता जिंदगी के गीत में भी दिखती है। इस कविता में वे लिखते हैं, नौका पर विप्लवों के पार जाना चाहता हूं, मैं जिंदगी के गीत गाना चाहता हूं। हमारे समाज में दलित और सवर्ण किस तरह बटे हैं, इससे हम सभी परिचित हैं। यह सामाजिक अलगाव ही तथाकथित समाज को वर्चस्ववादी बना रहा है और शोषण करने का अधिकार प्रदान करता है। इन्हीं तथ्यों को उद्घाटित करते हुए करदम जी की एक कविता है, बस्तियों से बाहर, जिसमें सामाजिक असमानता को व्यक्त करती हुई उनकी एक पंक्ति है, देखते हैं। बंद कर मेरी रोशनी के सुराख, बंद कर मेरी रोशनी के सुराख, वे उजालों की सैर करते हैं। वसुधैवों को एक कुटुंब बताने वाले जाति वर्णों में बटे फिरते हैं। दलितों का किस तरह से तथाकथित समाज शोषण कर रही है, उसे देखिए इन पंक्तियों में अभिव्यक्त किया गया है। खूब आता है सताने का सलीका उनको, खूब आता है सताने का सलीका उनको, न्याय के नाम पर वो दंड दिया करते हैं। किसने किसको क्या दिया, लिया, छीना, बात उठती है तो परेशान हुआ करते हैं। देखिए, तथाकथित समाज के द्वारा
दलितों का जो शोषण होता है उसे रेखांकित करते हुए उन्होंने इन पंक्तियों को लिखा है कि खूब आता है सताने का सलीका उनको, न्याय के नाम पर वो दंड दिया करते हैं, किसने किसको क्या दिया लिया छीना, बात उठती है तो परेशान हुआ करते हैं। जी सविता जी धन्यवाद जी, आपके कमेंट से हमें अच्छा लगता है, एक आत्मविश्वास जगता है कि हाँ प्रस्तुति सही से हो रही है, मैं जो कहना चाहती हूँ वो बातें आप तक पहुंच रही हैं। अब देखिए कि बस्तियों से बाहर की जो अंतिम पंक्ति है वो पूरे देश के सामने, इनफैक्ट पूरे देश के सामने देश की वैज्ञानिक प्रगति, सामाजिक समस्या का निदान हमने कहाँ तक किया है और विश्व में सफलता के पायदान पर हम आज कहाँ खड़े हैं, इन सब के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। आइए देखते हैं उनकी इन पंक्तियों को। वे बस्तियों से बाहर में उनकी अंतिम पंक्ति है, सुना है चांद और मंगल पर बसेगी बस्ती, सुना है चांद और मंगल पर बसेगी बस्ती, कहाँ होंगे जो बस्तियों से बाहर रहते हैं। अब देखिए देश सफल हो रहा है, देश आज के दौर में हम इतने ऊंचे पायदान पर खड़े हैं, विश्व में हमारी पहचान है, किंतु यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि वे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है। वे लोग कहाँ रहेंगे जिन्हें सदियों बस्तियों से बाहर रखा गया है, उन्हें आप कहाँ रखना चाहेंगे। जी धन्यवाद। इसी तरह से आज का रैदास कविता में भी उन्होंने असमानता को उद्घाटित किया है, जिसमें शिक्षा के अधिकार में किस तरह से असमानता व्याप्त है उसे हम देखते हैं। देखें, देश के प्रत्येक बच्चे को एक ही तरह की शिक्षा प्रणाली प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वह बच्चा किसी भी वर्ग से हो, अमीर हो, गरीब हो, किंतु सभी के लिए एक ही शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इसे उन्होंने आज का रैदास कविता में दिखाना चाहा है। कविता में रैदास का बेटा पूसन है और पूसन के ही माध्यम से उन्होंने शिक्षा के लोकतांत्रिक व्यवहार पर, लोकतांत्रिक प्रकृति पर प्रश्न उठाया है। कविता में पूसन जो अपने पिता के पास, उसके पिता जूतियां गांठने का काम करते हैं और वह अक्सर अपने पिता के पास जाकर बैठ जाता है, किंतु ऐसा नहीं है कि वह पढ़ना नहीं चाहता है, इस वजह से वह अपने पिता के पास जाकर बैठ जाता है। आइए देखते हैं कि किन परिस्थितियों के कारणवश वह वहां जाकर अपने पिता के पास बैठने के लिए मजबूर है, विवश है। सरकारी स्कूल में दर्ज है, पूसन सरकारी स्कूल में दर्ज है, लेकिन वहां का भी क्या कम खर्च है। कभी किताब, कभी कॉपी और कभी कपड़ों के अभाव में नहीं जा पाता है पूसन प्रायः स्कूल और आ बैठता है यहाँ अपने पिता के पास। पूसन जहाँ अपने पिता के पास बैठता है, जहाँ उसके पिता जूतियां गांठने का काम करते हैं, वहाँ पे पब्लिक स्कूल के बच्चे आते हैं और वे अच्छे अच्छे ड्रेस पहने होते हैं, कंधों में बैग लटकाए बस से उतरते हैं। पूसन उनको देखकर उसके मन में भी लालसा होती है कि मैं ऐसे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ पाता हूँ। फिर वह अपने पिता से सवाल करता है। हालांकि इस कविता में उसने सवाल तो पिता से किया है, किंतु यह प्रश्न सरकार के सामने खड़ी है कि आखिर आर्थिक स्थिति शिक्षा में असमानता क्यों ला रही है। एक गरीब बच्चा वैसे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकता। धन का अभाव हमारी शिक्षा के आड़े क्यों आ रही है। आइए देखते हैं वो अपने पिताजी से क्या कहता है। पिताजी, क्यों नहीं बनाते तुम भी मेरे लिए इनके जैसे कपड़े, क्यों नहीं भेजते मुझको भी इनके ही जैसे स्कूल। अच्छा, समाज में व्याप्त जो असमानता है वह एक दलित स्त्री के ऊपर क्या है, दलित स्त्री उसमें कहाँ तक उस दंश को झेल रही है, उसे रेखांकित करते हुए जयप्रकाश करदम जी की एक कविता है, आधी दुनिया की आवाज।
हमारे समाज में एक स्त्री को देवी, पूजनीय, शक्ति का रूप माना गया है, किंतु दलित स्त्री के लिए यह कथन सार्थक नहीं है। इस तथ्य को जयप्रकाश करदम जी की कविता आधी दुनिया के आवाज में अभिव्यक्त किया गया है। पंक्तियां हैं, स्त्री होने से पहले जहां होती है वह एक जाति, स्त्री होने से पहले जहां होती है वह एक जाति, पहचाना जाता है उसे उसकी जाति से। कैसे करे वह अनुभव एक होने का, कैसे माने खुद को एक समाज, आधी दुनिया की आवाज। देखें, समाज में इस तरह से सामाजिक असमानता का जो दंश झेलते हैं वह एक कठिन परीक्षा के समान है। इस यथार्थ को जो समाज झेलता है, वैसे समाज या व्यक्ति के लिए जिंदगी का वास्तविक रूप क्या होगा, इसकी अभिव्यक्ति आपकी कविता तिनका तिनका आग में दिखती है। तिनका तिनका आग में वह कहते हैं, कविता नहीं है जिंदगी कि उसमें प्रणय और सौंदर्य की रसाधार ढूंढी जाए, रंगमंच नहीं है जिंदगी कि उस पर कल्पनाओं का संसार सजाया जाए। अब देखें कि असमानता से प्रताड़ित ऐसे लोगों के लिए जिंदगी का वास्तविक रूप क्या है। वे कहते हैं, करदम जी के शब्दों में हम देखते हैं, विषमताओं के विशाल जंगल में तिनका तिनका सुलगती आग है, जिंदगी जिहाद है, जारी रहना है जिसे, उदित होने तक क्रांति का सूर्य, स्थापित होने तक समता का साम्राज्य। अर्थात करदम जी संघर्ष को तब तक जारी रखना चाहते हैं जब तक कि समाज में समानता की स्थापना ना हो जाए। करदम जी की कविताओं में केवल असमानता, राजनीतिक अधिकार आदि का केवल बखान नहीं है, बल्कि वह समानता के विरुद्ध अपनी आवाज भी उठाते हैं, उसका विरोध भी करते हैं। अपनी कविता मेरे अधिकार कहाँ हैं में वे तथाकथित समाज से प्रश्न करते हैं। शासन सत्ता पर काबिज तुम, थाने तहसील तुम्हारे हैं, तुम जाति दंभ के अभिमानी, मुझसे घृणा व्यापार करो, वैषम्य द्वेष के बीहड़ में मैत्री का मीनार कहाँ है। साथ ही राजनीति के पक्षपातपूर्ण रवैये पर कटाक्ष करते हुए वे लिखते हैं, तुम चाहो राम राज्य आए, तुम श्रेष्ठ शूद्र मैं बना रहूं, तुमको सारे अधिकार रहे, मैं वर्जनाओं से लदा रहूं। साथ ही वे अपनी कविताओं में आक्रोश व्यक्त करते हुए भी दिखाई देते हैं। आज का रैदास कविता जो मैंने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, उस कविता की अंतिम पंक्ति में उन्होंने अपने आक्रोश को रैदास के माध्यम से व्यक्त किया है। और कविता की अंतिम पंक्ति देखिए क्या कहते हैं वे, अपनी भूख और बेबसी को, जी धन्यवाद, अपनी भूख और बेबसी को कोसता है और ईर्ष्या, ग्लानि और क्षोभ से भरकर व्यवस्था के जूते में आक्रोश की कील ठोक देता है। जी कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, उन सबका मैं स्वागत करती हूँ। मेरे तरफ से उन सभी को नमस्कार। जी आइए देखते हैं। तो उन्होंने अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए आज का रैदास कविता का अंत किया है। वे लिखते हैं, अपनी भूख और बेबसी को कोसता है और ईर्ष्या, ग्लानि और क्षोभ से भरकर व्यवस्था के जूते में आक्रोश की कील ठोक देता है। दलित स्त्रियां अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से विवश है घर से बाहर निकलकर काम करने के लिए, और इस विवशता का अक्सर तथाकथित समाज लाभ उठाती है और उनकी विवशता का लाभ उठाकर तथाकथित समाज के द्वारा सदियों से उनका जो शोषण किया गया है और उल्टा उन्हें ही समाज चरित्रहीन प्रमाणित करती है, इसका वह विरोध करते हैं। और इन्हीं तथ्यों का विरोध करते हुए उनकी एक कविता है अक्कार मासी।
जी कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, उन सबको मेरा नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। तो देखिए कि अकारमासी कविता में वे क्या कहते हैं। मुझे अकारमासी कहकर मेरा उपहास मत उड़ाओ, मेरे खून को मत खौलाओ। मुझे अकारमासी कहकर मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरे खून को मत खौलाओ। अपनी माँ के कुकर्मों के कारण नहीं हूँ मैं अकारमासी, मैं उसकी विवशता का परिणाम हूँ। पाटिल की औलाद होकर भी बाप से बेनाम हूँ। सुनिएगा एक बार। अपनी माँ के कुकर्मों के कारण नहीं हूँ मैं अकारमासी, मैं उसकी विवशता का परिणाम हूँ। पाटिल की औलाद होकर भी बाप से बेनाम हूँ। आगे वे एक दलित माँ की पवित्रता को प्रमाणित करते हुए कहते हैं, व्यभिचारिणी होती मेरी माँ तो अपने जार कर्म की निशानी को लेकर नहीं घूमती। व्यभिचारिणी होती अगर मेरी माँ तो अपने जार कर्म की निशानी को लेकर नहीं घूमती। वह अपना गर्भ गिरवाती या पैदा होते ही मुझे चुपके से किसी मंदिर की दहलीज पर या कूड़े के ढेर पर फेंक जाती। अब यहाँ देखिए कि उनकी व्यवस्था को रेखांकित करते हुए वे क्या कहते हैं। क्या कारण है कि वह घर से बाहर निकलती है, वे विवश हैं। वह दर दर की ठोकरें नहीं खाती, 2 मुट्ठी अनाज के दानों के लिए किसी पाटिल के घर या खेत में बेगार करने नहीं जाती। वह दर दर की ठोकरें नहीं खाती, 2 मुट्ठी अनाज के दानों के लिए किसी पाटिल के घर या खेत में बेगार करने नहीं जाती। इसके अलावा उन्होंने आरक्षण को भी केंद्र में रखकर एक कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है आरक्षण। और इस कविता में वे तथाकथित समाज से प्रश्न भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, दोनों चीजों को दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं उनकी पंक्तियों को। तुम्हें खटकता है सरकारी नौकरी में मेरा आरक्षण, मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन। तुम्हें खटकता है सरकारी नौकरी में मेरा आरक्षण, मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन। क्या कैपिटेशन फीस यानी रिश्वत देकर एडमिशन लेना उचित है? क्या मंदिर की मोटी कमाई पर ब्राह्मणों के एकाधिकार उचित हैं? क्या यह सब आरक्षण नहीं है? इसके अलावा एक प्रश्न वे उन साहित्यकारों से करते हैं जो गैर दलित हैं किंतु दलित साहित्य लिखते हैं। और साथ ही उन गैर दलित साहित्यकारों का मानना यह है कि हमने अनुभूति के आधार पर जो कविताएं लिखी हैं, जो रचनाएं लिखी हैं, वह उतनी ही प्रामाणिक है जितना कि एक दलित के द्वारा लिखा गया दलित साहित्य। किंतु करदम जी गैर दलित साहित्यकारों के इस कथन से सहमत नहीं हैं और वे उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए एक कविता प्रस्तुत करते हैं, जाति का व्याकरण। क्या तुम्हें पता है कैसा होता है मरे हुए पशु के मांस का स्वाद? क्या तुम्हें पता है कैसा होता है मरे हुए पशु के मांस का स्वाद? क्या तुम बतला सकते पशु की खाल निकालते समय की गंध? क्या तुम बतला सकते हो कैसी होती है पशु की खाल निकालते समय की गंध? क्या तुम जानते हो कैसे रंगा और पकाया जाता है चमड़ा? कैसे चलाई जाती है रापी और कतरनी? बनाए जाते हैं जूते? फिर कैसे कहते हो एक है मेरी और तुम्हारी संवेदनाएं? अब देखिए जी, धन्यवाद राजनारायण जी, आपका स्वागत है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए कि उनकी प्रामाणिकता पे वे सवाल उठाते हुए यही कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो कैसे रंगा और पकाया जाता है चमड़ा, कैसे चलाई जाती है रापी और कतरनी, बनाए जाते हैं जूते, फिर कैसे कहते हो एक है मेरी और तुम्हारी संवेदनाएं। कहते हैं, देखिए आगे उनका विचार है कि हाँ उनकी भी संवेदनाएं हमारी थी। अगर उनका मानना है कि अगर यातनाओं को सहते जो हमने सहा है, आगे वे कहते हैं अपनी पंक्तियों में, काश खाना पड़ा होता तुम्हें, काश खाना पड़ा होता तुम्हें पेट भरने के लिए मरे हुए पशुओं का मांस, ढोना पड़ा होता सिर से चुचियाता टट्टी का टोकरा, खानी पड़ी होती मेरी तरह धुतकार और गालियां, सुनने पड़े होते अपमानजनक संबोधन, तब तुम्हें पता चलता क्या होता है दलित होने का दर्द, कितना विकट होता है भूख के गणित से जाति का व्याकरण। तो देखिए जो इन यातनाओं को सहते हैं, जी धन्यवाद रविंद्रनाथ जी, तो जो इन यातनाओं को सहा है उसकी अभिव्यक्ति ही प्रामाणिक हो सकती है। जयप्रकाश कदम जी का यही कहना है, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता है कि एक पशु की खाल उतारते वक्त उसकी गंध कैसी होती है, उसे इसका दर्द नहीं पता होता है भूख के कारण किस तरह लोग पेट भरने के लिए मरे हुए पशुओं का भी मांस खा लेते हैं। उन्होंने सदियों नहीं सही हैं, अपमानजनक संबोधन नहीं सहा है, इसीलिए वे कहते हैं कि तुम्हें पता क्या चलेगा, यह सब सहते तो तुम्हें पता चलता कि दलित होने का दर्द क्या है। देखिए मित्रों, प्रत्येक साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को संदेश देता है। करदम जी ने दलित समाज को अपनी कविता के माध्यम से, उनकी एक कविता तिनका तिनका आग है जिसमें उन्होंने क्रांति के स्वर को तब तक कायम रखने का संदेश दिया जब तक कि समाज में समानता की स्थापना ना हो जाए। इसी तरह की उनकी एक और कविता भी है स्वाभिमान के पथ पर, जिसमें वे कहते हैं, आज ही अपनी दीनता और हीनता को झटक दो और साहित्य के साथ स्वाभिमान के पथ पर कदम बढ़ा दो। जयप्रकाश कदम जी अंबेडकर जी के विचारों का अनुसरण करने वाले हैं, किंतु वे अंबेडकर को भगवान नहीं मानते हैं, और साथ ही जो अंबेडकर को भगवान मानते हैं उनको वो इसके लिए मना भी करते हैं। उनके लिए उनका कहना है कि अंबेडकर कोई भगवान नहीं है जिन्हें कि तुम पूजा घर में बंद कर दो। अंबेडकर कोई प्रतिमा नहीं है जिसे ध्वस्त कर दो, और ना ही वे एक नाम है जिसे इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया जाए। अतः अंबेडकर को भगवान मानने वालों से उनका परामर्श है कि उन्हें वे भगवान ना बनाएं। उनकी यह अभिव्यक्ति भगवान मत बनाओ की कविता में है। वे लिखते हैं, अंबेडकर एक जीवंत विचार है श्रद्धा के आवेग में मत दबाओ, अंबेडकर को भगवान मत बनाओ। भाषा के विषय में, अच्छा दोस्तों, भाषा हमारे विचारों का एक माध्यम बनती है, और हम अपने विचारों को, अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उसी भाषा का प्रयोग करना सार्थक समझते हैं जिसमें हमें अपनत्व का भाव होता है, जिस भाषा से हमें अपनत्व का भाव होता है। तो उन्होंने भाषा को रेखांकित करते हुए भी एक कविता लिखी है, जन की भाषा, जिसमें वे लिखते हैं, मेरे दोस्त मेरे लिए उस भाषा में मंगल कामना मत करो। मेरे दोस्त मेरे लिए
उस भाषा में मंगल कामना मत करो जो भाषा कभी मेरी नहीं रही। धन्यवाद रविंद्र जी। अच्छा है कि मेरी प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लग रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वे क्या लिखते हैं, मेरे दोस्त मेरे लिए उस भाषा में मंगल कामना मत करो जो भाषा कभी मेरी नहीं रही, जिसके लिए रहा मैं सदैव अंत्यज अस्पृश्य। यहाँ वे देव भाषा की बात कर रहे हैं। देव भाषा में वे अभिवादन को स्वीकार नहीं करते हैं, उसे अस्वीकार करते हैं। आखिर क्या कारण है कि देव भाषा को वो अस्वीकार करते हैं? आइए देखते हैं। मैं अस्वीकारता हूँ, धिक्कारता हूँ खड़ी उस देव भाषा को जिसका उच्चारण करने मात्र से काटी गई है मेरी जिह्वा, फोड़ी गई है मेरी आंखें गर्म सलीखों से। और अंततः वे सीधे रूप से किस भाषा को स्वीकार करते हैं? देखिए वे लिखते हैं, कविता की अंतिम पंक्ति है, मैं देव नहीं जन हूं, मैं देव नहीं जन हूं, मुझसे बतियाओ। वे लिखते हैं, कविता की अंतिम पंक्ति है, जन की भाषा में कविता की अंतिम पंक्ति है, मैं देव नहीं जन हूं, मुझसे जन की भाषा में बतियाओ। जी स्वागत है देवचंद्र जी आपका, नमस्ते। अब यह तो दोस्तों हो गई समाज की बातें। जयप्रकाश करदम जी में हालांकि उनके सभी विचारों से हम सभी आत्मसात करते हैं। जी धन्यवाद देवचंद्र जी आपका। उनके सभी कथनों से हम सभी सहमत हैं। उनकी कविताएं हमारे हृदय की अनुभूति को छूती है, हमारे हृदय को छूती है, माफ कीजिए। उनकी एक कविता है, उन्होंने माँ एक ऐसा विषय है जिस पर हर कवि ने अपनी कलम चलाई है अपनी अपनी तरह से। उनकी भी एक कविता है लालटेन, जिसमें कि वो माँ कितनी यातनाएं करती हैं एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। और खास करके हमारे पास तो बिजली हर समय उपलब्ध है तो हमें इसकी उपयुक्तता नहीं पता है, किंतु जहां यह हर समय के लिए उपलब्ध नहीं है, पहले लालटेन से काम चलाया जाता था और लालटेन का तेल भी बहुत मुश्किल से जुगाड़ हो पाता था। तो एक माँ जो भूखे रहकर भी अपने बच्चों के पढ़ने के लिए लालटेन का तेल का जुगाड़ अवश्य करती थी ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं। तो लालटेन कविता में उन्होंने माँ के उसी व्यथा को अभिव्यक्त किया है। वे लिखते हैं, लालटेन के लिए तेल की व्यवस्था, लालटेन के लिए तेल की व्यवस्था माँ जरूर करती थी, लालटेन के लिए तेल की व्यवस्था माँ जरूर करती थी, कभी कभी भूखी भी रह जाती थी, ऐसा कई बार हुआ था, पर तेल के अभाव में घर में लालटेन नहीं जला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसे देखिएगा, तेल की व्यवस्था जरूर करती थी, कभी कभी भूखी रह जाती हुआ था, घर में लालटेन न जला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। कलिया की मौत है। कलिया की मौत में उन्होंने उन युवकों के लिए सीख दिया है जिनकी कलिया कम उम्र में ही विधवा हो जाती है। जी नमस्ते राजेश सर जी, धन्यवाद। कलिया बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती है और उस समय उसका बेटा नवजात शिशु रहता है। परिवार के अन्य लोग कहते हैं कि तुम शादी कर लो, किंतु वह विवाह नहीं करती है।
और वह अपने बच्चे को पालती है, पालकर उसे बड़ा करके पढ़ाती लिखाती है और एक दिन वह शहर में नौकरी पा लेता है। जी धन्यवाद देवचंद्र जी। वह शहर में नौकरी पा लेता है। माँ सोचती है कि वह उसे भी शहर लेकर जाएगा, किंतु कलिया धीरे धीरे अपनी माँ को भूल जाता है और वह गांव आना बंद कर देता है। जब उसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे भी शहर लेकर चलो, तो वह यह कहता है कि नहीं माँ, तुम वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ के माहौल में, वहाँ के शहर ही ढल पाओगी, तुम्हें तो अंग्रेजी भी नहीं आती। और कलिया अपने बेटे के इंतजार में एक दिन मृत्यु को ग्रास लेती है और कलिया नहीं आता है। इस कविता में करदम जी उन युवकों को संदेश देते हैं जिनकी माँ अनेक कठिन यातनाओं को झेलते हुए उनको पढ़ाती लिखाती है, किंतु अंत समय में वे अपनी माँ को भूल जाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जी धन्यवाद सर जी, राजेश सर जी। अब एक कविता देखिए जो कि हर पिता के हृदय को छुएगी, हर पिता उससे अपने आप को जोड़ेगा। उनकी वह कविता है इसकी बनती बेटी, जिसमें वे अपनी बेटी के बचपन को याद करते हैं कि किस तरह से बचपन में बेटी उनके गोद में खेला करती है, वे घोड़ा बनते हैं, उनकी पीठ पर घुमा करती है। जी सही बात है, यह विकट समय है और वैसी माँ को सच में हमारी तरफ से भी शत शत प्रणाम। जी धन्यवाद। तो वह बेटी आंगन में चिड़िया है तो वो फुदकती है, तो उस चिड़िया को पकड़ने के लिए बेटी भी फुदकती है। मतलब तरह तरह के खेल वे अपने पिता के साथ खेलती है, किंतु धीरे धीरे बेटी बड़ी होती है और वे उस बेटी की उस बचपना को याद करते हैं। आज बेटी बड़ी हो गई है, अक्सर अपने कमरे में बंद रहती है, पिता के पास नहीं आती है, वक्त वह या तो किताबों में खोई रहती है। तो उस बड़ी होती बेटी को देखकर उसके बचपन को वो अक्सर याद करते हैं। उनकी ये पंक्तियां हैं, देखिए। स्कूल के अंतिम दिनों में, स्कूल के अंतिम दिन साड़ी पहनकर आई तो पूरी स्त्री लगती थी। स्कूल के अंतिम दिन साड़ी पहनकर गई तो पूरी स्त्री लगती थी। धीरे धीरे वह स्त्री में तब्दील हो रही है, धीरे धीरे वह स्त्री में तब्दील हो रही है। इस तब्दील होती स्त्री में मेरी बेटी कहीं खो रही है। स्कूल के अंतिम दिन साड़ी पहनकर गई तो पूरी स्त्री लगती थी। धीरे धीरे वह स्त्री में तब्दील हो रही है। इस तब्दील होती स्त्री में मेरी बेटी कहीं खो रही है। कल वह किसी की पत्नी बनेगी, फिर माँ बन जाएगी, मेरी बेटी मुझसे छिन जाएगी। इस तरह से देखें कि हमने आज के कार्यक्रम में उनके द्वारा अब तक तय की गई जीवन यात्रा को देखा। उन्होंने किस तरह अपने जीवन के संघर्षों का सामना किया और उस संघर्षपूर्ण जीवन से बाहर निकलकर आज हमारे सामने दलित साहित्य के मूर्धन्य दलित साहित्यकार के रूप में खड़े हैं। जी अब अंतिम होने वाला है। बस कहा जाता है समस्याएं हमारे जीवन के अंत समय तक साथ साथ चलती है। आज भी उनके जीवन में समस्याएं आती होंगी, किंतु अब वे मंजे हुए खिलाड़ी बन गए हैं। अब वे सरलता से इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। पौधे को शुरुआती दौर में ही हवा के थपेड़ों से बचाने की आवश्यकता पड़ती है। वृक्ष बन जाने पर वह तूफानों को भी सहने की क्षमता रखता है। जयप्रकाश करदम जी आज वही वृक्ष हैं जिन्हें तूफान भी हिलाने की क्षमता नहीं रखते हैं। उन्हें एक लंबे स्वस्थ और सफल जीवन की प्राप्ति हो, इस मंगल कामना के साथ मैं उनको पुनः जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगी। नवजागरण प्रकाशन को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ
कि इतने बड़े साहित्यकार के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मुझे उनकी कविताओं को आपके सामने प्रस्तुत करने के योग्य समझा। आप सभी उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें जो सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए नवजागरण और मेरी तरफ से आप सभी को हृदय से आभार। नमस्ते।